एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद आरडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं दोस्तों, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, जितने भी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इनके अलावा जितने भी बनेंगे यही प्रश्न घुमा के पूछ लिए जाएंगे, लेकिन इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से गौर से देखना अंत तक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है वृक्क, वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्रवारक और मूत्राशय। दोस्तों, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्राशय या मूत्रमार्ग। ये भी गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, वृक्क से मूत्रवाहिनी में जाता है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में संग्रहित रहता है और मूत्राशय से बाद में मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों, क्रम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, क्रम का विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में और सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खालिस्तान खनिज शरीर के तरलों का अवशोषण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम खनिज, दोस्तों सोडियम इसका राइट आंसर होगा। सोडियम खनिज शरीर के तरलों का अवशोषण एवं संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हेयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का एक भाग है वह है हेनेले लूप, प्रोक्सिमल नलिका, संग्रह नलिका, दूरस्थ नलिका। तो दोस्तों, हेयर पिन के जैसी संरचना हेनले लूप की होती है। हेनले लूप नेफ्रॉन का भाग है दोस्तों, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्यंदन इकाइयों का नाम बताइए। मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, तंत्रिका कोशिका या मूत्रमार्ग। तो दोस्तों, मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्यंदन इकाइयों की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। तो दोस्तों, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से वृक्क की या उत्सर्जन तंत्र की नेफ्रॉन इकाइयां होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया। मानव में यूरिया प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ है, उत्सर्जन उत्पाद है। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे निम्नलिखित कार्य करते हैं, करने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर के तरल पदार्थों का विनिमयन करते हैं। दोस्तों, सही बात है, ये वृक्क का कार्य है। अम्ल क्षार संतुलन का विनिमयन करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। उपापचय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रोल, यूरोबिलिन या यूरोक्रोम। तो दोस्तों, मूत्र का पीला रंग होता है यूरोबिलिन या यूरोक्रोम वर्णक के कारण है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा गया है एग्जाम में। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की वजह से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रक्त का शोधन कहाँ पर होता है दोस्तों? वृक्क में, फेफड़े में, हृदय में या आंत में? तो दोस्तों, रक्त का शोधन होता है वृक्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृक्क या किडनी में रक्त का शोधन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के लिए सबसे अधिक आविश नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, यूरिक अम्ल, जल, यूरिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है और सर्वाधिक आविश नाइट्रोजनी पदार्थ है। ओके दोस्तों, सबसे अधिक आविश नाइट्रोजनीकरण पदार्थ अमोनिया हो जाएगा। सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा अमोनिया में पाई जाती है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। ग्लूकोज के पुनः अवशोषण का कार्य कौन करता है? डीसीटी,
पीसीटी, हेनले का लूप या मेलपीगी काय? तो दोस्तों ग्लूकोज के पुनः अवशोषण का कार्य करता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका ग्लूकोज के पुनः अवशोषण का कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा सकता है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। बने रहना वीडियो के अंत तक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7, 6.5, 6 या 7.5? तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। ओके दोस्तों, ध्यान रखना कितना होता है? मानव मूत्र पीएच का मान होता है 6, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ होता है अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया? तो दोस्तों पक्षियों और सरीसृपों की बात करें तो इनमें उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा यूरिक अम्ल, अर्थात पक्षियों और सरीसृपों को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ओके दोस्तों, पक्षियों और सरीसृपों की बात करें तो उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा यूरिक अम्ल, और मानव में बात करें तो यूरिया हो जाएगा दोस्तों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डाईयूरेसिस में होता है मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, विद्युत अपघटनीय संतुलन बिगड़ जाता है? तो दोस्तों डाईयूरेसिस में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। डाईयूरेसिस में क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हेनले लूप किसके अवशोषण से संबंधित है? ग्लूकोज, पोटेशियम, जल, विटामिन? तो दोस्तों हेनले का लूप जल के अवशोषण के लिए संबंधित है। ओके दोस्तों, हेनले का लूप जल के अवशोषण के लिए संबंधित है, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। संभावित प्रश्न है, पूछे जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। केंचुए का उत्सर्जन अंग है वृक्क, नेफ्रिडिया, ज्वालाकोशिकाएं या फेफड़े? तो दोस्तों केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया, और मानव का उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, प्लेटी हेलमंथीज की बात करें उत्सर्जी अंग तो हो जाएगा ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटी हेलमंथीज, ध्यान रखना दोस्तों। प्लेटी हेलमंथीज में ज्वाला कोशिकाएं होती है उत्सर्जी अंग, नेफ्रिडिया हो जाएगा केंचुए में, और वृक्क हो जाएंगे मानव में। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुर्दे की पथरी क्या होती है? गुर्दे में प्रोटीन का जमाव, वसा के कारण गुर्दे में अवरोध, या गुर्दे में रेत का जमाव, या नलिकाओं में ऑक्जेलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव? तो दोस्तों वृक्क या गुर्दे में, किडनी में, नलिकाओं में ऑक्जेलेट क्रिस्टल वह अन्य लवणों का जमा हो जाता है तो पथरी बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा जाएगा ये। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बट्टिनी के रीनल स्तंभ होते हैं कोर्टेक्स में प्रवेश करते समय मेडुला के भाग, मेडुला का भाग, या कोर्टेक्स का भाग, या मेडुला में प्रवेश करते समय कोर्टेक्स का भाग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेडुला में प्रवेश करते समय कोर्टेक्स का भाग बर्तीनी के रीनल स्तंभ बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पोडोसाइट्स कहाँ पाई जाती है? बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति में, बोमेन संपुट की बाह्य भित्ति में, ग्लोमेरुलम में, दोस्तों ग्लोमेरुलस में, या नेफ्रॉन की ग्रीवा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति में पोडोसाइट्स पाई जाते हैं। ओके दोस्तों, पोडोसाइट्स कहाँ पाई जाती है? बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति में, इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्लूकोज एवं 80% जल का पुनः अवशोषण किस अंग में होता है? हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रह नलिका, या समीपस्थ कुंडलित नलिका? तो दोस्तों ग्लूकोज और 80% जल का पुनः अवशोषण होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि पीसीटी में। पीसीटी में जल का पुनः अवशोषण 80% तक होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा गया है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेलपीगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग है मेंढक में, कॉकरोच में, पाइला में, या प्लेटी हेलमंथीज में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। कॉकरोच में मेलपीगियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग है, जबकि प्लेटी हेलमंथीज में अभी हम बात कर चुके हैं ज्वाला सेल्स। कौन सी सेल्स दोस्तों? ज्वाला सेल्स। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रुधिर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो यूरोक्रोम का श्रावण बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, या मूत्र का पीएच 4.8 से 8.0 हो जाता है? तो दोस्तों रुधिर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
सोडियम तथा पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है? बोमेन संपुट में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले के लूप में या दूरस्थ कुंडलित नलिका में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा PCT में, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम और पोटेशियम आयनों का अवशोषण होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेनिन निकलता है संग्रह नलिका से, वल्कीय नेफ्रॉन से, जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण से या पेल्विस से? तो दोस्तों रेनिन हार्मोन है जो कि वृक्क से संबंधित है और जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण से निकलता है। इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा जाएगा एग्जाम में। रेनिन निकलता है जक्स्टाग्लोमेरुलर उपकरण से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोमेन संपुट में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले लूप में या समीपस्थ कुंडलित नलिका में? तो दोस्तों परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है बोमेन संपुट में। ध्यान रखना दोस्तों, परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोमेन संपुट में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है? पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग के रूप में मोलस्का में पाई जाती है या फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाई जाती है या फिर एस्केल्मंथेस में या फिर प्रोटोजोआ में? तो दोस्तों ज्वाला कोशिकाएं होती है प्लेटिहेल्मिन्थेस के उत्सर्जी अंग। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूत्र की सांद्रता किसके द्वारा नियमित की जाती है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, वेसोप्रेसिन या एल्डोस्टेरोन? तो दोस्तों मूत्र की सांद्रता वेसोप्रेसिन के द्वारा नियमित की जाती है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, वेसोप्रेसिन के द्वारा मूत्र की सांद्रता नियमित की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरेमिया, एनूरिया, यूरोक्रोमिया या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे यूरेमिया कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? यूरेमिया। यूरिया की मात्रा बढ़ जाना यूरेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा का नहीं है, यानी कि किडनी का काम नहीं है? रक्त पीएच का नियमन, बिल्कुल सही है दोस्तों। शरीर से उपापचय अपशिष्टों का निष्कासन, ये भी सही है दोस्तों। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन और रक्त में प्रासरणीय दाब का नियमन, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन वृक्क का कार्य नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में यूरिया निर्मित करने वाला अंग है? वृक्क, यकृत, प्लीहा, पित्ताशय? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया निर्मित होती है यकृत में। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हेनले के लूप की आरोही भुजा अपारगम्य होती है? हेनले के लूप की आरोही भुजा किसके लिए अपारगम्य होती है दोस्तों? ग्लूकोज के लिए, अमोनिया के लिए, पोटेशियम के लिए या फिर जल के लिए? तो दोस्तों हेनले में मुख्य रूप से दो भुजाएं पाई जाती है, आरोही भुजा और अवरोही भुजा। दोस्तों आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है जबकि अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा जल के लिए। हेनले के लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है जबकि अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा जाएगा एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्क सहायक है शरीर में द्रव्य के नियमन में, अम्ल या क्षार संतुलन के नियमन में, उपापचय अपशिष्टों के निष्कासन में या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों वृक्क सहायक है इन सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्क नलिका का वह भाग जो जल के लिए अपारगम्य होता है? तो दोस्तों ये दूसरे रूप में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि इस बायोलॉजी से रिलेटेड इस श्रृंखला में, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। वृक्क नलिका का वह भाग जो जल के लिए अपारगम्य होता है? PCT, DCT, बोमेन संपुट या हेनले के लूप की आरोही भुजा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनले के लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा कार्य किडनी का नहीं है? रुधिर दाब का नियमन, यूरिया का निष्कासन, द्रव्य की अम्लता का नियंत्रण या हार्मोन का स्राव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन का स्राव किडनी का कार्य नहीं है। रुधिर दाब का नियमन बिल्कुल सही है दोस्तों, है इसका कार्य। यूरिया का निष्कासन भी है, द्रव्य की अम्लता का नियंत्रण भी है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि शरीर में से यकृत को हटा दिया जाए तब कौन सा पदार्थ रक्त में बढ़ जाएगा? अमोनिया, अम्ल और ग्लाइकोजन,
यूरिया और यूरिक अम्ल। तो दोस्तों रक्त में यूरिया बढ़ जाएगी, यदि यकृत को उठा दिया जाए तो यूरिया बढ़ जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सॉरी दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें यकृत नहीं होगा, यहाँ पर होगा वृक्क। यदि वृक्क को हटा दिया जाता है तो रक्त में यूरिया बढ़ जाएगी। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य का वृक्क है प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन या मेटानेफ्रॉन या प्रोटोनेफ्रॉन। तो मनुष्य का वृक्क है दोस्तों मेटानेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, सीधा पूछा गया एग्जाम में और पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेंढक के मूत्र का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, एलेंटोइन या यूरिक अम्ल। तो दोस्तों मेंढक के मूत्र का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा यूरिया, और मानव में भी यूरिया होता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पक्षियों में यूरिक अम्ल, पक्षी और सरीसृप में क्या हो जाएगा यूरिक अम्ल, यानी कि पक्षी और सरीसृप हो जाएंगे यूरिकोटेलिक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अधिकांश जलीय जंतु अमोनिया उत्सर्जक होते हैं क्योंकि उनमें कम प्रकाश मिलता है। नहीं दोस्तों, ये नहीं है दोस्तों इसका आंसर। अमोनिया उत्सर्जन के लिए जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ये सही है दोस्तों, क्योंकि अमोनिया सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसके उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होनी चाहिए, इसलिए जलीय जंतुओं में अमोनिया उत्सर्जन के लिए जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूत्र निकास को कम करता है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन या एलएच। तो दोस्तों मूत्र निकास को कम करने वाला होता है वेसोप्रेसिन। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेफ्रॉन से संबंधित नहीं है बोमेन संपुट, हेनले लूप, संग्रह नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका। नेफ्रॉन से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों संग्रह नलिका नेफ्रॉन से संबंधित नहीं है, बाकी सभी भागों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। बोमेन संपुट, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, ये सारे नेफ्रॉन से संबंधित है, जबकि संग्रह नलिका नेफ्रॉन से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। केशिका गुच्छ द्वारा उत्पन्न प्रानिषेधन में प्लाज्मा के किस अंश को छोड़कर शेष सभी भाग उपस्थित होते हैं? प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ये सभी। दोस्तों केवल प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी भाग उपस्थित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य में जीएफआर कितना होता है? दोस्तों जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात कर रहे हैं। 125 ml पर मिनट, 150 ml पर डे, 125 ml पर सेकंड या 135 ml पर डे। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है प्रश्न और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इसे डायरेक्ट आप ध्यान रखना, 125 ml पर मिनट जीएफआर होती है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्क नलिकाओं में निस्यंदन का पुनः अवशोषण होता है सक्रिय रूप में, निष्क्रिय रूप में, प्रासरण द्वारा या ए और बी दोनों। तो दोस्तों वृक्क नलिकाओं में निस्यंदन का पुनः अवशोषण होता है सक्रिय रूप और निष्क्रिय रूप दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रूप में वृक्क नलिकाओं में निस्यंदन का पुनः अवशोषण होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण एवं नियमन इनके हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा, जेजीए द्वारा, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस और हृदय और ये सभी। तो दोस्तों इन सभी के हार्मोन के पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा वृक्कों का नियंत्रण, क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन होता है। इन सभी के हार्मोनों की पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन होता है। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सभी कीट होते हैं अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी कीट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के कारण सभी कीट हो जाते हैं यूरिकोटेलिक। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, सभी कीट होते हैं यूरिकोटेलिक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किडनी की समस्या के रोगियों के अपहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? विसरण, अवशोषण, प्रासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो दोस्तों किडनी की समस्या के रोगियों के लिए अपहन की प्रक्रिया में प्रासरण तत्व को सम्मिलित किया जाता है। प्रासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है दोस्तों? जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से या पाचन से। तो दोस्तों हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
एक व्यक्ति लंबे अरसे से उपवास पर है, उसके मूत्र में किसके असामान्य मात्रा में पाए जाने की संभावना है? वसाएं, एमिनो अम्ल, कीटोन्स या ग्लूकोज। तो दोस्तों लंबे अरसे से एक व्यक्ति उपवास पर है तो उसके मूत्र में कीटोन्स बॉडी उपस्थित होने की पूरी संभावना है। दोस्तों ध्यान रखना, ये इस प्रकार से नीट एग्जाम में पूछा गया है, आने वाली भावी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मधुमेह डायबिटीज मेलाइटिस का सूचक है? मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, मूत्र में कीटोन का, या मूत्र में एमिनो अम्ल की उपस्थिति, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस में मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति हो जाती है और कीटोन काय की भी उपस्थिति हो जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सोडियम और जल का पुनरावशोषण सबसे अधिक होता है? हेनले के लूप में, डीसीटी में, पीसीटी में, या संग्रहण कुंडलित नलिका में? तो दोस्तों सोडियम और जल का पुनः अवशोषण सर्वाधिक होता है पीसीटी वाले भाग में, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका में। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सही कथन का चयन करें। तेल ग्रंथियां स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन और मोम का निष्कासन करती है। तेल ग्रंथियों का स्रावण त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं। लार द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्टों की कुछ मात्रा का निष्कासन किया जाता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये सारे कथन सही हैं, इसका राइट आंसर होगा डी। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, या ग्वानिन? नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों अमोनिया में होती है। सर्वाधिक विषाक्त की बात करें तो सर्वाधिक विषाक्त हो जाएगा दोस्तों अमोनिया, सर्वाधिक विषाक्त है। उससे कम है यूरिया, यदि क्रम पर भी पूछा जा सकता है दोस्तों, और उससे कम हो जाएगा यूरिक अम्ल। ओके दोस्तों, यूरिक अम्ल सर्वाधिक विषाक्त अमोनिया, उससे कम यूरिया, उससे कम यूरिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये भी क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्तनधारियों के वृक्क में हेनले के लूप के किस भाग में Na+ आयन सक्रिय रूप से निष्कासित किए जाते हैं? हेनले के लूप की आरोही भुजा, हेनले के लूप की अवरोही भुजा, संग्रह नलिका, या बोमेन संपुट? तो दोस्तों हेनले के लूप की आरोही भुजा Na+ आयन के सक्रिय रूप से निष्कासित होने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। ओके दोस्तों, कौन सी भुजा? आरोही भुजा Na+ के लिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेफ्रॉन में जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित किया जाता है? LH द्वारा, STS द्वारा, ऑक्सीटोसिन द्वारा, या वेसोप्रेसिन द्वारा? तो दोस्तों जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित किया जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ककों द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? उत्सर्जन, प्रासरण नियमन, रुधिर के आयतन का नियमन, मृत रुधिर कणिकाओं का नष्टीकरण? तो दोस्तों वर्कक के द्वारा उत्सर्जन होता है, प्रासरण नियमन भी होता है, रुधिर के आयतन का नियमन भी होता है, लेकिन मृत रुधिर कणिकाओं का नष्टीकरण नहीं होता है दोस्तों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्तनीय वृक्कों में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं? मेडुला, हेनले लूप, नेफ्रॉन, या बोमेन संपुट? तो दोस्तों स्तनीय वृक्कों में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। ओके दोस्तों, राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वृक्कों के कार्यों की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? अक्सकिरणीय द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, सोनोग्राफी द्वारा, या पोलोरोग्राफी द्वारा? तो दोस्तों वृक्कों के कार्यों की जांच पोलोरोग्राफी विधि द्वारा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस रोग में मूत्र के साथ रुधिर निकलने लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, डिजीज पर भी प्रश्न कई बार पूछे गए एग्जाम में। ये सारे प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनको ही लेकर आया हूँ आपके सामने और डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इसका राइट आंसर होगा हीमेटूरिया। हीमेटूरिया रोग में मूत्र के साथ रुधिर निकलने लग जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा गया है और पूछा जाने की पूरी संभावना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। ADH रुधिर के एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदल जाने को रोकता है? नहीं दोस्तों, ADH हार्मोन DCT वाले भाग में पुनः अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है, पहला ही गलत हो गया। एल्डोस्टेरोन पानी के पुनरावशोषण में मदद करता है, ये भी सही है दोस्तों। ANF सोडियम के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, ये भी सही है दोस्तों। और रेनिन, इससे वाहिका विसर्जन होता है, वाहिका का फैलाव होता है दोस्तों रेनिन हार्मोन की वजह से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ADH, क्योंकि ADH DCT वाले भाग में पुनरावशोषण को बढ़ाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं?
रीनल कैलकुलाई, गुच्छ शोथ, यूरेमिया या कीटोन यूरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यूरेमिया। यूरेमिया में रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये डिजीज पर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। सारे प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वही आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। यही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दोस्तों। यही प्रश्न है, जितने उत्सर्जन तंत्र पर बनते हैं वो एक साथ है आपके सामने। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लाइकोज यूरिया में क्या होता है? मूत्र में शर्करा की अल्प मात्रा, मूत्र में वसा की अल्प मात्रा, मूत्र में कार्बोहाइड्रेट की सामान्य मात्रा या मूत्र में शर्करा की अधिक मात्रा। तो दोस्तों ग्लाइकोज यूरिया में मूत्र में शर्करा की अधिक मात्रा हो जाती है, जिसके कारण ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है दोस्तों। यानी सुमेलित वाले प्रश्नों में भी दे दिया जाता है दोस्तों, 4 डिजीज दे दी जाएगी और उनके कारण दे दिए जाएंगे और आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मूत्र निर्माण में किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज, विटामिन तथा एमिनो अम्ल जैसे उपयोगी पदार्थ पुनः रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं? परानिस्यंदन द्वारा, स्त्रावण द्वारा, पुनरावशोषण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुनरावशोषण के द्वारा यह प्रक्रिया पुनरावशोषण कहलाती है, याद रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला में जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों और भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण प्रश्नों देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए दोस्तों। अति महत्वपूर्ण है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और अति महत्वपूर्ण और भी टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। तो आप जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।